हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया रहेगा। इस पे भी हमें एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है पेपर में। एंड जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इसमें वो बेसिकली पूछा जाता है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में, कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया क्या होता है, उसके जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो कौन कौन से ईयर में ऐड करे गए, उन बायोस्फीयर रिजर्व्स की लोकेशन पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है, या आपसे उन पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व्स की स्टेट पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपको वहाँ पर फ्लोरा या फौना देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। फिर मैप प्रोग्राम एक स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1971 में, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर जो हमारा आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको हम लोग 3 अलग अलग एरियाज़ में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, पूरे वर्ल्ड में बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं। तो ये सब चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया एक बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग अपने फ्लोराज एंड फौनास को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और वो फ्लोराज एंड फौनास होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि इन द कमिंग टाइम ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो कि क्या हैं, जिनकी प्रजाति खत्म हो सकती है या खत्म होने वाली है, ठीक है। या जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं, या बहुत जो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो कि एकदम लिमिटेड नंबर में हैं, उन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरिया डिज़ाइन करा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब यूनेस्को क्या कहता है? यूनेस्को ये कहता है कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग वो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के जितने भी चीज़ें हैं, नेचर से चीज़ें में जो मिल रही हैं, जो हमें प्लांट्स मिल रहे हैं, जो एनिमल्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर में पाए जाते हैं वो बायोटिक भी होते हैं और एक बायोटिक भी होते हैं, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज और ए बायोटिक रिसोर्सेज हमें पता है। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें जान प्रेजेंट होती है, जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स में जान है, एनिमल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ए बायोटिक सोर्सेज कौन से होते हैं जिनमें जान प्रेजेंट नहीं होती है। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्या है कि आसपास बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जिसमें हम अपने आसपास या जो नेचर से हमें जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे वो फ्लोराज हो चाहे वो फोनाज हो, उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करना है। तो सस्टेनेबली यूज़ करने से मतलब आता है, यहाँ पर एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सब जानते हैं क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें उन रिसोर्सेज को इस तरीके से या जुडिशली यूज़ करना है जिस तरीके से हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट से फुलफिल हो जाए और आगे आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों को देख पाए, ठीक। इसे हमें बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ना, इसके डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। जो सबसे मेन एरिया होता है वो कोर एरिया होता है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि कोर एरिया कौन सा एरिया है। तो देखिए, सबसे अंदर वाला जो एरिया होता है वो कोर एरिया होता है। फिर उसके बाद वाला जो एरिया होता है उसको बफर एरिया बोलते हैं, और जो एकदम बाहर वाला एरिया होता है उसको ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। तो आपसे पेपर में पूछ भी लेता है कि बताइए कौन सा एरिया सबसे मेन एरिया होता है, तो आप आंसर दे देंगे कोर एरिया। अब जो कोर एरिया होता है ना, वो बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे सेफेस्ट पार्ट होता है, और यहाँ पर हम लोग जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग उन स्पीशीज़ को रखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो कि काफ़ी यूनिक हैं, जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, या जो आने वाले समय पर क्या है, ख़त्म होने वाली हैं, या एंडेंजर्ड है या ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और ये एरिया बेसिकली क्या हो सकता है, या तो कोई एक नेशनल पार्क भी हो सकता है, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। ये जो कोर एरिया हो सकता है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, या एक नेशनल पार्क भी हो सकता है। और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और जो नेशनल पार्क होते हैं इनको प्रोटेक्ट करा जाता है बाय अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। आपसे पेपर में पूछ भी लिया जाएगा, ये बताइए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आएगा, आप बोलेंगे 1972 में आया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बफर जोन। वो बफर जोन क्या होता है? बफर जोन जो होता है वो कोर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो इस कोर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बफर एरिया में कोई फार्म लैंड बना देंगे या कोई फिशिंग एरिया बना देंगे, जिससे हमें जो कोर एरिया है उसको हम लोग क्या कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ। कोई फार्म भी हो सकता है, ठीक है, या आसपास हम लोग वहाँ पर प्लांट्स लगा दें, ठीक है। अब ये जो स्पेस होती है ना, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्टडिंग, ठीक है। या फिर हम अपने आसपास की जो नेचर है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग उस पर वहाँ पर बफर जोन में क्या करते हैं, बफर जोन में यहाँ पर हम लोग इस जगह को स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा कोर एरिया है इसको उस पर्टिकुलर यूज़ के लिए क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड टूरिज्म और बिजनेस के साथ साथ क्या होता है, क्या लिखा, बिसाइड रिक्रिएशनल एंड टूरिज्म बिजनेसेस दिस एरिया माइट ऑल्सो हैव स्कूल्स। स्कूल्स मतलब पर्टिकुलर स्कूल कहने का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि स्कूल जो हो सकते हैं वो स्टडिंग स्कूल्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जो आसपास के
स्पीशीज़ हैं कोरल एरियाज़ में, सॉरी कोर एरियाज़ में, ये जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो स्पीशीज़ को पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो स्कूल्स की बात करी जा रही है, ये उन स्कूल्स की बात है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बफर जोन में लेस ह्यूमन एक्टिविटी मिलेगी थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, फिशिंग एरिया क्रिएट कर रहे हैं, फार्म लैंड क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल्स क्रिएट कर रहे हैं, इस एरिया को हम लोग स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं। स्टडीज़ मतलब जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो स्पीसीज़ हैं, उनकी स्टडी के लिए हम लोग जो स्कूल्स खोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी। कोर में तो बिल्कुल भी नहीं होती ह्यूमन एक्टिविटीज़, उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। हर लोगों को कोर एरिया में जाने को मंजूरी नहीं दी जाती है। बफर एरिया में भी आपको ह्यूमन एक्टिविटी होगी, लेकिन कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिशन जोन। जो सबसे आउटर मोस्ट एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, आसपास जो ट्रांजिशन जोन होता है वो क्या बोल रहा था, आउटर पार्ट ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर पीपल लिव एंड वर्क यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर जैसे जो आपके ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो रह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं अपने, क्योंकि जितने भी आपके ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन जोन होता है यहाँ पर लोग रह सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज जो उस एरिया में मिल रहे होते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। To achieve the goals of biosphere reserves, everyone needs to work together. In this space, local governments, environmental groups, researchers, non-profits and other come to decide the best way to manage and use the areas for everyone benefits. तो ट्रांजिशन जोन में सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर हर तरीके से जो फॉरेस्ट के लोग होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स के लोग होते हैं, या जितने भी आपके एनवायरमेंटल ग्रुप्स के लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर आकर एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। किस लिए इंटरेक्शन करते हैं, इसलिए इंटरेक्शन करते हैं ताकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट कर पाएँ हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व में चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है मैप प्रोग्राम। मैप प्रोग्राम बेसिकली इसको यूनेस्को ने स्टार्ट करा था, आपका 1971 में स्टार्ट करा गया था, और ये एक आपका इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका मेन एम ये है कि हमें ना अपने जो आसपास के बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी कि टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से जो 12 हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए हमने उसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऐड करा है, ठीक है। तो मैप प्रोग्राम जो है कि इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका मेन एम ये है कि हमें जो लोग हैं और जो एनवायरनमेंट है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा बनाना है, जो रिलेशनशिप बनाना है बहुत बेहतरीन बनाना है, ठीक है, जिनसे क्या हो, हमारे रिसोर्सेज भी बचे रह जाएं और लोगों की जो लाइफ है वो भी स्मूथ चलती रहे, ठीक है। इतना क्लियर। तो बेसिकली हमारा इसमें काम ये है कि हमें नेचर को क्या करना है, नेचर और जो लोग हैं उनको साथ में लेके चलना है, जिनसे हम लोग आसपास जितने भी चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करके चल सकें, अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके हम लोग क्या करें, चल सकें। इसको लॉन्च करा गया था 1971 में यूनेस्को के द्वारा, और जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग भारत में टोटल 759 आपके रिजर्व्स देखने को मिलेंगे इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि कलेक्टिवली 136 कंट्रीज़ के हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जुलाई 2024 के हिसाब से कितने टोटल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐड करे गए हैं, या वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एज ऑफ नाउ, तो आप बोल देंगे 759, जो कि 136 देशों में है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, पहली बात तो आपसे पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेगा, और उस बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन पूछ लेगा और एरिया पूछ लेगा, और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताया था। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भैया पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसको ऐड करा गया था, या जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा था, तो आप बोलेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। ये आपको याद रखना है। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया था, 1986 में दिया गया था, और इसकी लोकेशन आपको कहाँ दिख लेगी, तो ये 3 स्टेट्स में आपको फैला हुआ मिलेगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। और यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिल सकती हैं वो कौन सी मिल सकती हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है एक नीलगिरी तहाड़ होता है, एक जानवर होता है नीलगिरी तहाड़, ये देखने को मिल सकता है। टाइगर्स देखने को मिल सकते हैं, और एक होता है आपका लायन टेल्ड मकाऊ, लायन टेल्ड मकाऊ, ये जानवर आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखना है, नीलगिरी तहाड़ याद रखना है आपको, टाइगर याद रखना है, एंड लायन टेल्ड मकाऊ देखने को मिल सकता है। जो दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि 1988 में ऐड करा गया था उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और हिमालयन ब्लैक बियर्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो ऐड करा गया था वो करा गया था 1988 में, सेम जब नंदा देवी करा गया था, मेघालय में नॉकरेक। नॉकरेक आपको देखने को मिलेगा मेघालय में, और यहाँ पर आपको रेड पांडास देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐड करा गया था 1989 में अंडमान निकोबार में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है जो इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। कौन सा है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिल सकता है। फिर जो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार आपको मिलेगा, 1989 में ऐड करा गया था, ठीक है।
बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो फोना आपको देखने को मिलेगा वो फोना हो जाएगा डुगोंग। कौन सा हो जाएगा? डुगोंग, ठीक है, डुगोंग है। और ये आपको एक तरीके का मेरीन एनिमल होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक तरीके की फिश ही मान के चलो आप इसको, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट हमें बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है वो पढ़ना है मानस। जो मानस आपको देखने को मिलेगा, मानस को ऐड करा गया था आपका 1989 में, और ये आपको देखने को मिलेगा आसाम में। कहाँ पर मिलेगा आपको? आसाम में। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं टर्टल्स देखने को मिल सकते हैं, गोल्डन लंगूर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और एशियाटिक एलिफेंट्स देखने को मिल सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर जो नेक्स्ट है वो है सुंदरबन। सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में 1989 में ऐड करा गया था, और ऑब्वियसली बात है सुंदरबन तो हमें मालूम है कि सुंदरबन इज़ फेमस फॉर आपका रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। फिर है सिंपलीपाल। सिंपलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये ऐड करा गया था 1994 में ओडिशा में, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है दिब्रू सैखोवा। दिब्रू सैखोवा जो है वो 1997 में असम में ऐड करा गया था, दिब्रू सैखोवा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है वाइट विंग्ड वुड डक देखने को मिल सकती है, वाटर बफेलो देखने को मिल सकती है, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फिर है देहांग देबांग। देहांग देबांग 1998 अरुणाचल प्रदेश में ऐड करा गया था, 1998 अरुणाचल प्रदेश में ऐड करा गया था इसको, और इसमें भी आपको मस्क डियर आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। फिर है पचमढ़ी। पचमढ़ी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा 1991 में, और यहाँ पर आपको स्क्वेरल्स बहुत देखने को मिलेंगी, जाइंट स्क्वेरल्स देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा। 2000 में ऐड करा गया था सिक्किम में, कंचनजंगा ऐड करा गया था 2000 में सिक्किम में, यहाँ पर भी आपको रेड पांडा और स्नो लेपर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। फिर है अगस्तमलई। अगस्तमलई आपका 2001 में केरला में ऐड करा गया था, 2001 में केरला में ऐड करा गया था, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी, तहाड़ एंड ये सब देखने को मिल सकता है। फिर है अचानक अमरकंटक। ये आपको दो जगह देखने को मिलेगा फैला हुआ, एक तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में और दूसरा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर आपको सारस क्रेन देखने को मिल सकती है, और वल्चर्स देखने को मिल सकते हैं, और ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ये 2005 में ऐड करा गया था। कच्छ, जो कच्छ है वो 2008 में ऐड करा गया था गुजरात में, और यहाँ पर आपको इंडियन वाइल्ड एस देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। फिर है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है वो ऐड करा गया था 2009 में, यहाँ पर भी आपको ऐड करने मतलब हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर भी आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। फिर है सेचाचलम हिल्स। सेचाचलम हिल्स आपका 2010 में ऐड करे गए थे आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर एक फ्लोरा देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है स्लेंडर लॉरिस। क्या नाम होता है? स्लेंडर लॉरिस। मैं नाम लिख देता हूँ, स्लेंडर लॉरिस। ठीक है, ये भी आपका एक स्लेंडर लॉरिस आपको देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। फिर है पन्ना। पन्ना को ऐड करा गया था 2011 में, और ये भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व था, जो कि पड़ता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको नील गाय देखने को मिल सकती है फेमस, तो नील गाय के लिए फेमस है, ठीक है। और एक आपका स्लॉथ बियर होता है वो देखने को मिलता है, तो ये सब चीज़ें हमको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। अब आता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करी गई हैं, ठीक है। तो 18 में से 12 जो हैं वो हमारे ऐड करे गए हैं, ठीक है। अब इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं, और कौन से ईयर में कौन सा ऐड हुआ ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में पहला कौन सा ऐड करा गया था, तो आप बोल देंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और 2020 में जो ऐड करा गया लेटेस्ट वो है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो एक है नीलगिरी है, एक है गल्फ ऑफ मन्नार, एक है सुंदरबन, नंदा देवी, पचमढ़ी, नौकरेक, सिंपलीपाल, अचानक अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलई, कंचनजंगा और पन्ना, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसको याद करने। तो यहाँ पर देखो एक ट्रिक है 4N GKS पास। देखो 4N तुमको दिख रहे होंगे। अब 4N में ये देखो 4N में कौन कौन से, एक तो तुम्हारा N से नीलगिरी हो गया, फिर N से तुम्हारा हो गया नंदा देवी, फिर N से हो गया नौकरेक, और एक N से हो गया ग्रेट निकोबार। तो ये 4N से तुमको याद रखना है। 4N से तुमको क्या क्या याद रखना है? तो पहला तुमको याद रखना है नीलगिरी, दूसरा तुमको याद रखना है कौन सा? नंदा देवी, तीसरा तुमको याद रखना है नौकरेक, और चौथा तुमको याद रखना है ग्रेट निकोबार। अब है जी से तुमको याद रखना है, अब जी भी समझ लो, जी से तुमको याद रखना है गल्फ ऑफ मन्नार, जी से तुमको याद रखना है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। उसके बाद के से तुमको याद रखना है कंचनजंगा, और एस से तुमको क्या याद रखना है? सिंपलीपाल, ठीक है। तो 4 और 3 7 हो गए। जी से आपको गल्फ ऑफ मन्नार, के से कंचनजंगा, और एस से आपका हो गया सिंपलीपाल, या आप सुंदरबन भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। अब आता है पी से आपको क्या याद रखना है? पी से आपको 2 याद रखने हैं, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है पचमढ़ी, इसके लिए अलग पेन यूज़ कर लेते हैं। एक आपको याद रखना है पचमढ़ी, और दूसरा आपको याद रखना है पी से पन्ना, ठीक है।
पी से पचमढ़ी और पी से पन्ना। अब ए बचा हमारा, कितने हो गए, 4 हो गए, 4 3 7, 7 और 2 9। अब बचे मेरे पास 3। अब ये जो ए है इससे मुझे याद रखना है अगस्तमलई। इस ए से मुझे क्या याद रखना है, इसके लिए भी एक अलग पेन यूज़ कर लेते हैं। इस ए से मुझे याद रखना है अगस्तमलई, ठीक है। फिर एस से हमारा एक बचा था, सिंपली पार हमने कर लिया था। एस से हमें याद रखना है अपना क्या, एस से हमें याद रखना है अपना कौन सा बच रहा है हमारे पास, सुंदरबन, ठीक है। तो इतने हमें याद रखने हैं और ये सिर्फ हमारी ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो 4 हो गए, 4 3 7 हो गए, 7 2 9, 9 के बाद एक 10, 10 के बाद 11। एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, 4 5 6 7, 7 2 9। ऐसे कोई और मिस हो रहा है क्या हमारे पास? सिंपली पार हो गया, पन्ना हो गया, अगस्तमलई हो गया, अचानक अमरकंटक। हाँ, ए से हमने ए से ए लिया है ना, यहाँ PAAS होगा, सॉरी। जो ए लिया हमने, ए से हमें एक अगस्तमलई याद रखना है और ए से हमें याद रखना है अचानक अमरकंटक। तो ये टोटल हमारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स की ट्रिक है, 4N GKS और पास में पी पे आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है और AAS लगाना है। सॉल्व कर लोगे आप। फिर कुछ चीज़ें हैं जो पेपर में पूछ ली जाती हैं कि सबसे पहली बात जो वर्ल्ड टर्म बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे पहली बार किसने दिया था, तो ये पढ़ सकते हैं हम लोग, वॉल्टर जी रॉसन ने दिया था 1986 में। ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है पेपर में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट का पास करा गया था 2022 में, 2002 होगा, ये 2022 लिख दिया, ये 2002 होगा, 2002 में पास किया गया था, ठीक है। क्यों करा गया था? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। और 2011 से 2020 को यूनाइटेड नेशन ने इसको नाम दिया था डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और लास्ट में ये पूछ सकता है आपसे कि जो टर्म बायोस्फीयर रिजर्व है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सबसे पहली बार दिया गया था 1875 में बाय द जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्वर्स। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और पता चल गया होगा कि कैसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लें, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।